तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी, अपनों का ख्याल रख रही होगी, क्योंकि कोरोना बढ़ चुका है तो इसलिए एहतियात की ज़रूरत है। आज की कहानी एक ऐसे फैमिली की कहानी है जिसको सुनकर आपका चौंकना लाजमी होगा, इसलिए कि 20-30 साल तक एक परिवार जिस तरह से उसकी ज़िंदगी कटती है, गुजरती है, वो अपने आप में एक रहस्य है। लेकिन कहानी शुरू करूँ उससे पहले कई फैमिली मेम्बर ने भी कहा था, तो ऐसी कहानियाँ कोको एफएम पर भी आती हैं। कोको एफएम पर भी आप तमाम कहानियाँ सुन सकते हैं, रहस्य, रोमांच, क्राइम, ऑडियो बायोग्राफी, तमाम तरह की जो आपकी पसंद हो वैसी आप कहानियाँ सुनें। और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 भी है, तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप देखें। और कोको एफएम पर भी आप अपनी मनपसंद कहानियाँ सुन सकते हैं। तो जैसा मैं कह रहा था, आज की कहानी एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसके साथ जो कुछ हुआ उसे सुनकर आप चौंकेंगे भी, और आखिर में पता नहीं आपकी क्या राय बनेगी। कहानी कनाडा की है। कनाडा में एक शख्स वॉरेन अपने परिवार के साथ रहा करता था। पत्नी रूथ, इसके अलावा एक बेटी थी जिसका नाम था पॉलिन, और एक बेटा। ये 4 लोग, घर गृहस्थी सब ठीक चल रही थी। 1970s की कहानी है ये। लेकिन वॉरेन के अंदर एक बुराई थी कि वो बहुत शराब पीता, और जब शराब पीता तो थोड़ा हिंसक हो जाता, वायलेंट हो जाता, और अपनी पत्नी के साथ लड़ता झगड़ता। आखिरकार एक रोज तंग आकर रूथ ने अपनी पति से किनारा कर लिया। अब वॉरेन अलग रहने लगा और रूथ अपनी बेटी और बेटे के साथ जिंदगी चलती रही। तब रूथ की उम्र थी करीब 7 साल, जब उसकी जिंदगी में पहली बार एक चौंकाने वाली चीज हुई। बल्कि जो पॉलिन है, बेटी की उम्र 7 साल थी। जब 7 साल की उम्र थी, एक रोज अचानक उसकी माँ रूथ उससे कहती कि चलो हम घूमने चलते हैं। अब रूथ अपनी बेटी पॉलिन और बेटे को लेकर निकल लेती है घूमने के लिए। ये लोग जाते हैं, एक दूसरे शहर में घूमते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद, उस शहर का नाम था विनीपेग, अचानक रूथ कहती है कि अब हम अपने घर कभी लौट कर नहीं जाएंगे। अब पॉलिन हालांकि 7 साल की थी, लेकिन इतनी समझ थी, उसके डैड भी वहीं थे, दोस्त, रिश्तेदार, स्कूल। उसने कहा ऐसा क्यों? माँ ने कहा कि कुछ नहीं, बस हम यहीं रहेंगे। अब उसके लिए बड़ा धक्का था, एक घर, एक बसी बसाई ज़िंदगी, अपने रिश्तेदार, दोस्त, बाप, सब छोड़कर एक नए शहर में। अब लेकिन माँ का हुक्म था, रहना पड़ा। तो पॉलिन और उसका भाई अपनी माँ के साथ एक अजनबी शहर में नई ज़िंदगी बिताते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है। अब पॉलिन की उम्र 11 साल हो गई। 11 साल में फिर उसकी माँ ने कहा, इससे पहले भी और शहर बदले, कि अब चलो किसी और शहर में शिफ्ट होना है। अब तक आदत सी हो गई थी पॉलिन की। उम्र ज़्यादा नहीं थी, समझ भी नहीं थी, लेकिन आदत सी हो गई थी। पिछले 4 सालों में, यानी 7 साल की जब उसकी उम्र थी और अब 11 साल की हो चुकी थी, इस दौरान में उसने 6 शहर बदले, 6 स्कूल बदले। हर जगह नए दोस्त मिले, हर जगह नया घर मिला। लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हर बार क्यों माँ जो है उसकी शहर शहर उससे बदलती जा रही है। जब वो 11 साल की एक दूसरे शहर में पहुंची, तब उसे पहली बार अपने भाई और माँ के अलावा एक तीसरा अजनबी चेहरा दिखाई दिया, जो उसकी माँ के साथ अक्सर रहा करता था। उसका नाम उसे बाद में पता चला स्टैन नाम है। और उसने फिर याद किया कि जब जब वो बाहर अजनबी अलग अलग शहरों में आकर रही, तो एक चेहरा था जो हमेशा उसकी माँ के इर्द गिर्द दिखता था, और वो स्टैन था। तो उसे लगा कि स्टैन कुछ खास है। खैर, धीरे धीरे फिर वक्त बीता, शहर बदले, स्कूल बदले। 23 साल की हो गई अब, 23 ईयर ओल्ड पॉलिन ने इसके बाद न्यू ब्रुंसविक शहर में अब ये जाकर सेटल हुए थे। वहाँ पे एक न्यूज़पेपर में, एक अखबार में पॉलिन की नौकरी लग गई। 23 साल की उम्र थी। उसने कहा चलो सब ठीक है। लेकिन उसके जहन में एक सवाल अब भी था कि 5 साल की उम्र से लेकर फिर 7 साल, फिर 11 साल, 12, 13, उसकी माँ शहर शहर बदल रही है, और हर जगह नए नए ठिकानों पर जाकर उसको रहना पड़ रहा अपने भाई के साथ। आखिर ऐसी क्या वजह है? और न किसी रिश्तेदारों से मिलना, न बात करना। उसके मन में ऐसे तमाम सवाल थे। माँ से पूछती भी, माँ हमेशा टाल देती। वो अपने बाप के बारे में पूछती, वॉरेन के बारे में, वो भी टाल देती। और अब वो बच्ची से बड़ी हो गई, बालिग हो गई, अब तो नौकरी भी करने लगी। लेकिन ये सवाल उसे अंदर ही अंदर खा रहा था कि आखिर मेरी माँ बचपन से शहर शहर क्यों भाग रही है, क्यों ठिकाने बदल रही, क्यों घर बदल रही है, क्यों अपने लोगों से, करीबियों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से मिलती नहीं, ना मिलने देती है। आखिर क्या वजह? उसने बहुत बार माँ से सवाल पूछा, लेकिन माँ ने हमेशा टाल दिया। जब न्यूज़पेपर में नौकरी लगी, तब इसके बाद जर्नलिस्ट के बीच में, खबरों के बीच में
अब पॉलिन ने कहा कि वो सच्चाई जानना चाहेगी, अपनी माँ से ज़रूर पूछेगी। इसी दौरान इसके मन में ये सारी चीज़ें चल रही थी और एक रोज़ अचानक पॉलिन की माँ रूथ का पॉलिन के पास फ़ोन आया, और फ़ोन आने के बाद उसने कहा कि तुम्हारे मन में जितने सवाल हैं मैं जानती हूँ बरसों से, करीब 18-20 साल से, उन सवालों का जवाब देना चाहती हूँ तुम्हें। अब मैं तुम्हें अपना राज बताना चाहती हूँ। तो एक काम करो, तुम एक फ़लाने मोटेल में आकर मुझसे मिलो। बेटी उस वक्त अलग रह रही थी नौकरी की वजह से। पॉलिन बड़ा खुश होती है कि जिन सवालों ने उसे बेचैन कर रखा बचपन से, अब उसका जवाब मिलने वाला है, वो राज खुलने वाला। आखिर उसकी माँ क्यों उसके बाप से दूर, रिश्तेदारों से दूर, शहर शहर बदलती रही इतने सालों तक। तय वक्त पर पॉलिन उस मोटेल में पहुंचती है। जब वो मोटेल के गेट पे ही थी तभी अचानक वहाँ स्टैन आता है, उसकी माँ का वही दोस्त जो हर जगह जब भी नया ठिकाना बदले वही एक चेहरा था इन तीन के अलावा जो अजनबी था, पॉलिन के लिए, माँ के लिए नहीं। तो अचानक मोटेल के बाहर उसे मिल जाता है। वो चौंक जाती है कि यहाँ पे स्टैन क्या कर रहा है। स्टैन आता है और उसे एक एनवेलप देता है, एक लिफाफा, बोलता है इसे पढ़कर अंदर आना। वो एनवेलप खोलती है। एनवेलप में लिखा हुआ था कि तुमने जितने भी गहने पहन रखे हैं उसको उतार दो और इस लिफाफे में रख दो और कुछ बोलोगे नहीं, फिर अंदर आओ। उसने सारे गहने उतारे। पहले तो उसे अजीब लगा कि मेरी माँ क्यों कह रही है कि मैं गहने उतारूं, माँ से मिलने में गहने का क्या ताल्लुक। लेकिन माँ की राइटिंग पहचानती थी, जानती थी, इसलिए उसने अपने गहने उतारे लिफाफे में डाला और वो एनवेलप स्टैन को दे दिया, क्योंकि उसमें यही लिखा था कि उसके हवाले कर दो। गहने उतारने के बाद अब वो मोटेल में अंदर दाखिल होती है। एक कमरे में माँ बैठी थी, माँ से मुलाकात होती है, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद स्टैन भी उसी कमरे में आ जाता है। उसे बड़ी हैरानी होती है कि माँ और बेटी के बीच में ये यहाँ क्या। लेकिन खैर स्टैन रुकता है। अब माँ उसे अपनी कहानी सुनाती है, कहती मैं जानती हूँ तुम बचपन से ही इन सवालों के जवाब ढूंढ रही हो। मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को लेकर क्यों इधर उधर छुपती फिरती हूँ, शहर शहर बदलती रहती हूँ, कभी एक जगह तुम्हें रहने नहीं दिया कि स्कूल में पढ़ने नहीं दिया। तो उसने कहा दरअसल बचपन से ही एक माफिया हम लोगों के पीछे पड़ा हुआ है और उस माफिया के निशाने पर मैं और मेरा पूरा परिवार है। वो हमें जान से मारना चाहता है और उनसे बचने के लिए ही मैं शहर शहर भटक रही हूँ पिछले 16 सालों से, बल्कि 18 सालों से, सिर्फ तुम लोगों की जान की सलामती की खातिर, अपनी जान की सलामती की खातिर। पॉलिन को सुनकर बड़ा अजीब लगा। उसे लगा कि यह कैसे मुमकिन है, एक माफिया पीछे पड़ा हुआ है, इतने सालों से जान लेना चाहता है, पर क्यों। यहाँ से आगे कहानी स्टैन ने शुरू की। स्टैन ने कहा कि मैंने एक माफिया, जो खूंखार माफिया था, एक गैंग, उसके एक मेंबर को किसी तरीके से उस गैंग से बाहर निकलवाया, उसका ब्रेन वॉश किया, उसे अच्छा इंसान बना दिया और उस गैंग से उसका नाता तोड़वा लिया। लेकिन गैंग के लोगों को ये पता चल गया। इसके बाद उन्होंने उस शख्स को जो गैंग छोड़ा था मेरे कहने पर, उसे मार डाला। फिर उन्हें पता चला कि मैंने ही उसको मोटिवेट किया था, तो उसके बाद वो मेरे पीछे पड़ गए। और दूसरी तरफ तुम्हारे फादर जो हैं वॉरेन, वो भी एक ऐसे ही गैंग से जुड़े थे और उसके बाद फिर वो भी फैमिली की वजह से थोड़ा गैंग से दूरी बना ली। तो वॉरेन के साथ भी उनकी दुश्मनी थी और वॉरेन के साथ उसकी पूरी फैमिली को मारना चाहते थे, ख़ासतौर पर तुम्हारी माँ को। और मुझे इसलिए कि मैंने गैंग के एक मेंबर को उनके गैंग से जुदा किया था, तो उसे तो मार डाला, अब मेरी बारी थी। तो मैं इसीलिए भटकते रहता हूँ और तुम्हारी माँ को प्रोटेक्शन देता हूँ कि जो कि सीक्रेट सर्विसेज के लोग हैं, खुफिया विभाग के, वो हमारे इस काम में मदद करते हैं जान बचाने में। तो इसलिए तुम्हारी माँ को जब जब जिस जिस शहर में हमें ख़तरे का मैसेज मिलता है, हमें उस शहर को फ़ौरन छोड़ना पड़ता है और नए शहर जाना पड़ता है। और ये सिलसिला लगातार चल रहा है और यही वजह है कि हम ये जगह बदलते रहते हैं और पूरी ज़िंदगी तुम लोगों का बचपन सारा ऐसे ही बेकार गया, सिर्फ इस डर के साए की वजह से। पॉलिन पूरी कहानी सुनती है लेकिन उसे यकीन ही नहीं होता। कहती क्या आज के दौर में 18 साल से एक फैमिली शहर शहर सिर्फ एक माफिया के डर से कि वो उसे मार डालेगा और उसे शहर शहर ढूंढ भी रहा है, ऐसी भी क्या खतरनाक दुश्मनी। लेकिन फिर उसे कुछ चीज़ें याद आती हैं बचपन से लेके उन दौरान में जब जब वो अलग अलग शहर में रही, तो उसे लगा कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि जो शायद ये लोग सही कह रहे हैं। जैसे एक बार उसने याद है पॉलिन को कि वो अचानक अपनी माँ के साथ घर पहुँची थी। घर पहुँची तो खाना बना हुआ था, लेकिन जैसे ही वो लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे, अचानक माँ ने
सारा खाना उठाया और बाहर फेंक दिया। उसे लगा कि ये क्या बर्ताव है, लेकिन फिर उसे बाद में अब एक कहानी सुनने के बाद आया कि माँ को शक था कि गैंगस्टर ने, किसी गैंग ने इस खाने में जहर मिला दिया और इसीलिए उस पूरे खाने को फेंक दिया गया। एक बार एक पूरी रात अचानक ये लोग घर में सो रहे थे और माँ ने उठाया और उसने कहा कि चलो फ़ौरन घर खाली करना है। और ये लोग घर से निकल कर एक पहाड़ पे चले गए और पहाड़ पे पूरी रात काटी, वहीं रहे। अगली सुबह उतरे और फिर दूसरे शहर के लिए कूच कर गए। एक बार ऐसे ही ये लोग घर पहुँचे तो घर पहुँचने के फ़ौरन बाद माँ ने कहा कि सब प्लास्टिक के सॉक्स पहन लो, मोज़े। तो पूछा कि ऐसा क्यों, तो पता चला कि ज़मीन पर किसी ने ख़तरनाक केमिकल फेंका है, तो पैरों के ज़रिए वो स्किन से होते हुए जान ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें उसको एक एक कर याद आ रही थी और फिर लगा कि हाँ, ये शायद उसी डर और ख़तरे की वजह से था। अब स्टैन ने और उसकी माँ ने कहानी सुनाई और कहानी के आखिर में उसने कहा कि स्टैन जो है वो एक खुफिया विभाग में इसके जान पहचान के लोग हैं और सीक्रेट सर्विसेज में काम करते हैं, और उन्होंने ही न सिर्फ इसकी सुरक्षा की है बल्कि हमारी हिफाजत के लिए भी स्टैन को तैनात किया है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है खुफिया विभाग के लोग हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं और फिर स्टैन के कहने पर मैं ठिकाना बदलती रहती हूँ और तुम लोगों को अपने साथ ले जाती हूँ। लास्ट में माँ कहती है कि करीब 16 साल से स्टैन मेरी हिफाजत कर रहा, तुम लोगों की हिफाजत कर रहा, हम साथ साथ हैं। तो मुझे भी स्टैन से प्यार हो गया और स्टैन को भी मुझसे, लेकिन हम दोनों इजहार मोहब्बत नहीं कर पाए। लेकिन अब कुछ वक्त पहले हम दोनों ने एक दूसरे से इजहार किया है और अब हम शादी करना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारे पिता को मैं पहले ही छोड़ चुकी हूँ। अब ये सारी खबर मिली, सारी चीज़ें, बचपन के सारे सवालों के जवाब। पॉलिन को समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, क्या रिएक्ट करे। खैर वो वापस आती है। चलने से पहले वो उसे एक ट्रांसमीटर देते हैं और कहते हैं कि कभी भी तुम्हें अगर कहीं से कोई ख़तरा महसूस हो, क्योंकि तुम अलग रह रही हो, तो बस इसका बटन दबा देना, हम तक मैसेज पहुंच जाएगा और फिर हम तुम्हारी हिफाजत के लिए लोग भेज देंगे। वो ट्रांसमीटर लेकर पॉलिन लौट आती है, लेकिन उसके दिल में और दिमाग में अब भी तमाम तरह के सवाल कौंध रहे थे। उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे पीछे बहुत सारे हमारे फैमिली के हम शक्ल लोगों को लगा दिया गया, हमारे सारी चीज़ें देख देख कर वो उसी के तरीके से चलना फिरना, बर्ताव, बात करना, और वो हमारे पीछे लगते हैं ताकि हमारी वक्त पे जान ले सके। तो ये सारी चीज़ें होती रहीं, वो सुनती रही, लेकिन पॉलिन को भरोसा नहीं हो रहा था। उसे लगा कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन माँ मानने को तैयार नहीं। माँ ने कहा कि जो स्टैन कह रहा है वही सच है, हमारे को माफियाओं से खतरा है और इसीलिए हम दर दर भटक रहे। पॉलिन कई रात इसी उधेड़बुन में लगी रही कि माँ की कहानी और स्टैन की कहानी कितनी सच है और क्या वाकई यही सच है या इस सच के पीछे भी कुछ सच है। फिर उसने तय किया कि वो इस सच्चाई की राज को जानने की पूरी कोशिश करेगी। तब तक उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ शादी करनी थी। उसने अपने उस बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया और कहा कि देखो मैं तुम्हारे साथ अब ज़िंदगी अभी नहीं बिताऊंगी, क्योंकि मुझे अपनी ही ज़िंदगी के सबसे बड़े राज को जानना है और मुझे नहीं मालूम कितना वक्त लगेगा और मिलेगा भी कि नहीं जवाब, ख़तरा भी हो सकता है जैसे मेरे माँ ने कहा है। तो मैं अपनी ज़िंदगी जो बचपन से एक बंजारे आवारे की तरह इधर उधर भटकती रही है, शहर दर शहर, मुझे उसका राज जानना है। और पता नहीं मेरी माँ कितना सच कह रही, स्टैन कितना सच कह रही, तो वक्त लगेगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ घर नहीं बसा सकती, मैं पहले अपना ये फ़र्ज़ पूरा करूँगी। वो स्टैन को छोड़ती है। इन चीज़ों की वजह से काम पे असर पड़ा था, वो नौकरी भी छोड़ देती है। अब इसके बाद वो तलाश में जुट जाती है उस सच के जो उसकी माँ ने उसे कहानी सुनाई थी। इसी दौरान में पॉलिन अब अलग भी रह रही थी। एक दिन अचानक उसकी माँ फ़ोन करती है और कहती है कि अभी भी हमें खबर मिली है कि हमें फिर से ख़तरा है, तो हमें अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। पॉलिन कहती है ठीक है, वो इसके लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने कहा सच जानने के लिए अब ज़रूरी है कि माँ के पास ही पहुँच जाए। इधर अब माँ ने जो है स्टैन से शादी कर ली, अब माँ भी है और पॉलिन का बाप भी नया मिल गया। उधर कहती है कि हमें फिर खबर मिली है कि अंडरग्राउंड होना पड़ेगा, ख़तरा है। तो कहती है ठीक है, हम आपके साथ ही अंडरग्राउंड होंगे। अब वो अपनी माँ के पास पहुँच जाती है, लेकिन एक दिन, 2 दिन, कई दिन बीतते हैं, वो दोनों भी अंडरग्राउंड नहीं होते, ये भी अंडरग्राउंड नहीं होती। कुछ समझ में इसे नहीं आता है कि क्या है। कई दिन रहती है लेकिन अंडरग्राउंड होते नहीं, ये लोग टालते रहते हैं। तब वो तय करती है कि वो अपनी माँ और स्टैन का स्टिंग ऑपरेशन करेगी, सच्चाई का पता लगाने के लिए। इसके बाद पॉलिन पहली चाल चलती है। एक रोज़ वो अपनी माँ को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं अभी घर लौटी हूँ, मेरे घर की विंडो टूटी हुई है
सेंध मारा है किसी ने, एक सुरंग टाइप का बनाया है, और कोई मेरे घर में घुसा था। अब मैं बहुत डरी हुई हूँ। लगता है उसे किसी खास चीज़ की तलाश थी उस घर में। अब इसके बाद जब वो बताती है तो उसकी माँ कहती है ठहरो मैं स्टैन को भी बताती हूँ। इसके बाद स्टैन उसको बोलता है कि तुम घबराओ मत, मैं भी तुम्हें सच बताता हूँ। थोड़ी देर के बाद स्टैन अपनी बीवी यानी कि पॉलिन की माँ को लेके पॉलिन के घर पहुँचता है और कहता है कि 2 लोगों को तुम्हारे घर में घुसने के इल्ज़ाम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और उनके पास से तुम्हारी तस्वीर भी मिली यानी पॉलिन की, और उन्हें किसी ख़ास चीज़ की तलाश थी तुम्हारे घर में। अब जब ये सुनती है तो पॉलिन चेहरे पे हंसी आती है, फिर कहती है कि मेरे घर में कोई चोरी नहीं हुई, मेरे घर में किसी ने सेंध नहीं मारा, कोई सुरंग नहीं बनाई, मैं तो झूठ बोल रही थी ये चेक करने के लिए कि आप लोगों का रिएक्शन क्या होता है, और आपने कहा कि 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है, मेरी फ़ोटो भी मिली है, तो ये सब झूठ क्यों बोल रहे हैं। अब यहाँ पे स्टैन घबराता है। उसकी माँ कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, स्टैन पे भरोसा करना चाहिए, बट वो कहती है कि नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो फिर ये सारी झूठी कहानियाँ क्यों। अब थोड़ी दिन के बाद इसकी तरह से वक्त बीतता है और धीरे धीरे अब पॉलिन को ये एहसास होता है कि उस पूरे मामले में पूरा सच जो उसकी माँ बता रही है वो कितना सच है नहीं मालूम, लेकिन शायद उसकी माँ झूठ भी नहीं बोल रही, लेकिन उसकी माँ को ही सच पता नहीं है कि असली चीज़ क्या है। तब ले देकर बचा स्टैन। उसे लगा कि इस पूरी कहानी के पीछे बचपन से लेके जवानी तक दर दर भटकने के उसके और उसके भाई के पीछे का असली जो मास्टरमाइंड है वो स्टैन है। लेकिन स्टैन ऐसा क्यों कर रहा है इस परिवार के साथ। अगर स्टैन को उसकी माँ से शादी करनी थी, इश्क था, तो वो शादी करके भी अलग हो सकता था, अलग रह सकता था, लेकिन ऐसा क्यों कर रहा है। अब उसने अपनी माँ को छोड़कर स्टैन के बारे में जानकारी हासिल करनी शुरू की। कहाँ था, क्या था, सारी जब जानकारी हासिल करनी शुरू की तो 1-2 चीज़ें जो पता चली कि स्टैन एक शरीफ इंसान था। उसका ना माफिया से ना गैंगस्टर से कभी कोई लेना देना नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, और उसे कोई धमकी नहीं, उसे कोई खतरा नहीं। फिर वो झूठ क्यों बोल रहा है। स्टैन के बारे में उसने जितना रिसर्च किया उन सारी चीज़ों को लेकर आखिरकार वो एक मनोवैज्ञानिक के पास पहुंचती है पॉलिन। इसने एक कुछ पढ़ा था मेडिकल साइंस के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में वो रिसर्च भी कर रही थी उस दौरान, चूँकि मीडिया में भी थी। तो एक मनोवैज्ञानिक के पास पहुंचती है और वो बताती है स्टैन के बारे में पूरी कहानी और अपनी कहानी, कि कैसे 7 साल की उम्र से उसकी माँ उसे लेकर दर्जनों शहर बदल चुकी, और एक खौफ है कि एक माफिया है, गैंगस्टर है, जो लगातार उसके पीछे पड़ा हुआ, बार बार पुलिस खबर देती है, फिर जान बचती है, फिर दूसरे शहर जाते हैं, और उसकी माँ ही ये सब कुछ बताती है, लेकिन उसकी माँ तक ये खबर स्टैन पहुँचाता है। पूरी कहानी जब स्टैन की उस मनोवैज्ञानिक ने सुनी, समझी हर एक चीज़ बारीकी से, उसके बाद काफ़ी दिन तक रिसर्च किया, फिर उसके बाद उस मनोवैज्ञानिक ने स्टैन के बारे में पॉलिन को कहानी सुनाई। उसने कहा जो सारी चीज़ें हैं उससे सिर्फ एक ही चीज़ है, ये जो स्टैन है ये एक सिंड्रोम का शिकार है, एक बीमारी का शिकार है। इस बीमारी का नाम है फॉली एड्यू, एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान ख्वाब की दुनिया में जीता है। मतलब ये एक दिमागी बीमारी है जिसमें वो सोचता है जो वही लगता है हकीकत है। रात को अगर उसने कुछ सोचा, कुछ सपना आया, तो उसे लगता है कि यही होगा और यही चीज़ें ही सच्चाई है। तो ख्वाबों की दुनिया पर उसे यकीन हो जाता है। फिर वो ये शख्स अपने इस यकीन को दूसरे तक यकीन दिलाने की कोशिश करता है। स्टैन को ख्वाब आया कि उसका किसी गैंगस्टर से झगड़ा हो गया है और गैंगस्टर उसे मारना चाहता है। उसे ख्वाब आया कि उस एक फैमिली है, उसके 2 बच्चे हैं, उसकी बीवी को ही मारना चाहता है। अब ये सारे अलग अलग उस ख्वाब देख रहा है, लेकिन इस ख्वाब पे यकीन कौन करे। इत्तेफाक से उसे मिलती है रूथ, पॉलिन की माँ, 70s में, और वो उसे बताता है कि तुम्हारा हस्बैंड जो है वो गैंगस्टर के साथ उसकी दुश्मनी हो गई है और उसका बदला तुमसे लेगा, तुम्हारे बच्चों से लेगा, और उसे यकीन दिलाता है। फिर वही बताता है कि देखो तुम्हें मारने के लिए उन्होंने खाने में जहर मिला दिया, वो खाना फेंकवा देता है। कहता घर में केमिकल बिछा दिया, वो प्लास्टिक के मोजे पहनवा देता है। अचानक रात को कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है, घर छोड़कर किसी सुनसान जगह पे चले जाओ। ये लोग पहाड़ पे जाकर रुक जाते हैं। ये सारी चीज़ें वो रूथ को बताता है और
रूथ स्टैन की इन बातों पर यकीन करती जाती है। तो जो उसने अपने ख्वाब में देखा वही ख्वाब को यकीन मानकर उसने रूथ को भी यकीन दिलाना शुरू किया और रूथ ने भी उनके ख्वाबों की बातों पर यकीन करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद जब जब स्टैन कहता कि इस शहर में वो दुश्मन आ गए हैं, चलो भागो, वो दूसरे शहर पहुंचते, वहाँ से वो तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पाँचवें, और स्टैन हमेशा साथ रहता। इसी चक्कर में स्टैन ने भी अपने परिवार को छोड़ दिया था, वो तन्हा था, अकेला था। इधर उसने इसी अपने ख्वाब की वजह से रूथ की भी ज़िंदगी ख़राब कर दी, उसे भी अपने परिवार से जुदा कर दिया, अपने पति से, और दोनों चूँकि बच्चे छोटे थे इसलिए वो साथ में थे। और वो शहर दर शहर अपने ख्वाब को हकीकत मानकर इन तीन लोगों के साथ साथ खुद भी भटकता रहा और इन्हें दर बदर करता रहा। और हकीकत में ऐसी कोई दुश्मनी या ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं। लास्ट में उसे जब ये सारी बात पता चली, मनोवैज्ञानिक ने बताया, तब उसे यकीन हुआ। फिर उसने अपनी माँ को माफ़ कर दिया। माँ को पॉलिन की बाद में रूथ को कैंसर हो गया था और आखिरी दिनों में पॉलिन अपने माँ के साथ ही रही। माँ ने पॉलिन के सामने ही दम तोड़ा। दम तोड़ने से पहले पॉलिन ने अपने और अपने भाई के पूरे बचपन को बर्बाद करने, खाना बदोश की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर करने के लिए माफ़ कर दिया। इसलिए माफ़ किया। उसने कहा मेरी माँ की गलती नहीं थी। वो भी एक शख्स के ख्वाबों को यकीन मान बैठी, हकीकत मान बैठी, और इसीलिए उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इसके बाद में स्टैन जो है, स्टैन ने भी कभी पॉलिन या उसके भाई के साथ गलत व्यवहार नहीं किया। माँ के साथ जब शादी की तो बच्चे हो गए थे और उसने बच्चों की तरह ख्याल रखा। फिर पॉलिन ने भी शादी कर ली एक शख्स से और एक बाप के फ़र्ज़ की तरह उसने शादी को अंजाम दिलवाया। लेकिन पॉलिन ने स्टैन को कभी माफ़ नहीं किया। हालांकि वो ये जानती थी कि उसने सब कुछ उसकी माँ का बहुत ख्याल रखा, उसका ख्याल रखा। फिर उसे कभी ये भी एहसास होता था कि उसका और कोई मकसद नहीं था। एक ख्वाब देखता था, एक दिमागी बीमारी का शिकार था और उस दिमागी बीमारी की वजह से उसके परिवार के ऊपर ये सारी चीज़ें आ गई। उसकी माँ ने जो को यकीन कर लिया और इस वजह से ये लोग भटकते रहे। तो उसे ये भी एहसास था कि इस शख्स ने जानबूझकर परेशान नहीं किया, यह खुद एक बीमार शख्स था। लेकिन फिर भी उसे लगा कि उसके और उसके भाई के पूरे बचपन को उसने छीन लिया और उसकी माँ को भी उसी गलतफहमी में, उसी ख्वाब की दुनिया में जीने के लिए मजबूर कर दिया। तो वैसे उसने माफ़ तो नहीं किया, लेकिन उसको लेके बाकी उसकी और शिकायत भी नहीं थी, क्योंकि वो एक बीमार शख्स के तौर पर उसे देखने लगी थी। बाद में स्टैन की भी बीमारी से मौत हो गई। जो पॉलिन है वो अपने हस्बैंड और उसके बच्चे हैं, उनके साथ अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी बिता रही है। उसका जो भाई है वो भी अपनी ज़िंदगी बिता रहा है। उन्होंने बाद में इस पे ऊपर पूरी एक किताब लिखी और उसने कहा कि जब तक उसकी माँ ज़िंदा थी तब तक इस हकीकत को, इस कहानी को, इस फसाने को न उसने खुद सुनाया शुरुआत में, न सुनाने के लिए कभी इजाज़त दी। अब चूँकि वो नहीं है, तब उसने बताया कि दुनिया को अपनी ये कहानी बता रही कि कैसे एक परिवार की ज़िंदगी 18-20 साल तक ख्वाबों की ज़िंदगी बनकर रह गई थी, जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। तो ये थी एक अजीब कहानी, एक परिवार की रहस्यमयी कहानियाँ, ख्वाब या हकीकत जो कहे उसमें लिपटी हुई कहानी। अब कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज वेदिका रोहिरा का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे वेदिका। और अमित ऐलानी ने भेजा, इनकी बहन है ये। इसके अलावा विशाल उगाड़े, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे विशाल, यवतमाल से हैं ये। बेबी जेफ, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे बेबी जेफ जी। और विजय जेफ की पत्नी हैं ये। साथ में फ़जीलत फ़ातिमा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे फ़जीलत। और फुज़ैल अंसारी की बिटिया है, उन्होंने भेजा है। इसके अलावा अंताश सूरती, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे अंताश। और हमीदा सूरती ने भेजा है, इनकी बिटिया है ये, बल्कि अंताश हूँ। श्रेयास वैभव धम्बर, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे श्रेयास। और वैभव ने भेजा, उनके बेटे हैं। इसके अलावा पूजा का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे पूजा। और चेतन गोस्वामी की सिस्टर हैं, उन्होंने भेजा है। साथ में प्रिया पांडे और प्रतीक पांडे जी की आज एनिवर्सरी है, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। पूनम सालुंखे और सिद्धेश सालुंखे, इनकी भी एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को भी बधाई। इसके अलावा नेहा गुप्ता जी और राकेश गुप्ता जी की भी एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई एनिवर्सरी की।
कल की कहानी जो थी मैं भूल गया था मेंशन करना, तरुण गुप्ता ने हम सिफारिश की थी, उन्होंने बाकायदा कटिंग भी भेजी थी। थैंक यू तरुण गुप्ता, और आप नाराज़ ना हुआ करें, कई बार इंसान को गलती हो जाती है। अहमदाबाद से हैं तरुण, तो उम्मीद है कि नाराज़ नहीं रहेंगे आप। इसके अलावा इंदु शर्मा जी का कल एक मेल आया, बहुत ही अच्छा, इमोशनल, और इन्होंने बताया कि अब एक बेटा और बेटी हैं, लेकिन दोनों अलग अलग काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, वो यहाँ अकेली रहती हैं, और इन्होंने मुझे दूसरा बेटा माना, बड़ा अच्छा लगा, इमोशनल मेल लिखा। ऊपर वाले से ये दुआ है इंदु जी आप हमेशा अच्छे रहें, और आपसे बात भी ज़रूर होगी और मुलाकात भी ज़रूर होगी। इसके अलावा सोनल सालेन है, बी.आर. शेट्टी की कहानी सुनना चाहते हैं। पवन एम है, एक स्टोरी की फरमाइश की है। गरिमा जैन है, और इन्होंने यही सुझाव दिया था, वो समझ गई गरिमा जी। मयंक वांसिया हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है। पंडित तरुण कौशिक जी हैं, ये ताज आजकल लेके कंट्रोवर्सी चल रही है, 22 रूम की कहानी, चलिए कोशिश करूँगा सुनाने की। इसके अलावा प्रभजोत सिंह हैं दुबई से, थैंक यू सो मच प्रभजोत सिंह जी आपके प्यार भरे मेल के लिए। सतन सुब्बू हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है। तरुण सिंह हैं, नौशाद हैं, मोहम्मद शुएब हैं, और इसके अलावा सिद्धार्थ गोसावी हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है। आशिकुल हक हैं, और इन्होंने कल की कहानी में कहा कि आपने ये नहीं बताया कि तरुण ने जो मर्डर किया था उसका मोटिव क्या था और कैसे मारा। मैंने बताया था, मोटिव तो ये था कि मकसद जो था कि वो किसी और से प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उस लड़की ने मना कर दिया कि मैं कातिल से शादी नहीं करूँगी, और दूसरा दुपट्टे से गला घोंट कर मारा था। इसके अलावा तुषार नंदुरबार हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है। सैयद लुकमान हैं, इमरान मेहंदी सीरियल किलर की कहानी सुनना चाहते हैं। ज़की अहमद है मोतिहारी से, फ़िलहाल सऊदी अरब में रहते हैं, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए प्यार भरे। इसके अलावा दीपक नैन हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है, और साथ ही संजय आर्या हैं हल्द्वानी से। तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया आपके मेल के लिए, और आपकी कहानी की जो फरमाइश है बारी बारी से पूरी होगी। आज कहानी में इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच।